हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकेडमी। दिस इज प्रोडो कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ सेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज और आज करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक और सबसे धांसू और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट भी। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए और हमारे इस अकेडमी को लाइक शेयर्स, हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब अकेडमी को जरूर कर दो भाई, क्योंकि आज का लेक्चर, आज का वीडियो होने वाला धांसू। इसलिए आज के वीडियो को फटाफट लाइक कर दोगे सब कोई और आज के वीडियो को शेयर भी करोगे, क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे इस अकेडमी चैनल को भाई सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पर तमाम सारे बोर्ड के क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज को हम कर रहे हैं, अध्ययन पढ़ाई। तो आप साफ देख रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का ये पार्ट 7 वीडियो है। बाकी की वीडियो को कवर करने के लिए आप अकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर सेशन 22 2022 और 2023 के सेशंस को क्लिक करेंगे तो बिजनेस स्टडीज के 22-23 के सेशन खुल जाएगा और वहां पर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के वीडियो को कवर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से सीरीज बनाया गया है। तो आज है क्या, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट भी। यहां से केस स्टडी आता है सीबीएसई वालों के लिए और बिहार बोर्ड के वालों के लिए सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, आराम से हेडफोन लगा करके लेक्चर को सुन लेना है, अपने सामने कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। हां, याद रखेंगे कि पहले आपको सुनना है तब लिखना है, वो सभी बोर्ड वालों के लिए। देखो, पहले सुनो तब लिखोगे तो गलतियां कम होंगी, सुनोगे साथ साथ लिखोगे गलतियां होंगी, सुनने से पहले लिखोगे दिक्कत होगा। इसी के लिए वन रूल, वन मेथड ऑफ स्टडी। व्हाट? पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारे सामने जो कि इतना इंपॉर्टेंट है और इतना क्यों इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो उस चीजों को देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक भी, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, मजा नहीं आता लाइफ में। कमेंट्स करना चाहिए, कमेंट्स कर दो भाई, फटाफट फटाफट कमेंट्स करो, कमेंट जरूर करा करो, तब समझ में आएगा कि हाँ कुछ बातें चल रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन लास्ट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन को क्या कहा गया है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये लाइन आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये लाइन का कोई मतलब निकालने नहीं गया। कहीं पढ़ाया गया होगा, कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन अकेडमी वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग बेसिक से चीजों को सीखते हैं, बेसिक से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन को कहा गया एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एसेंस मतलब होता है जरूरत। तेरे बिना हम नहीं जी पाएंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, ऐसा ही समझ लो। ऐसा ही मोहब्बत है मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ और कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट जिंदा नहीं रह पाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो। इसी के लिए लाइन, थीम लाइन लिखा जाता है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की आत्मा है मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की आत्मा है। शरीर से आत्मा बाहर, शरीर फ्लैट, खत्म, गुड बाय, टाटा, हो गया स्वाहा। इससे के लिए ये दिमाग में बात याद कर लो, ध्यान दे दो बिहार बोर्ड वालों कि कोऑर्डिनेशंस में ऑब्जेक्टिव आता है ABCD, उसमें कहीं भी तुमको दिखेगा द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, टिक कर देना। चलो एक क्वेश्चन तुमको मैं बता दिया जो बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारा आएगा, पक्का आएगा, वीडियो यहां पर है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा। लो बता दिया आज से एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स तुम्हारा। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सीबीएसई वाले क्या करेंगे? सीबीएसई वाले सेंस को समझेंगे, क्योंकि उनको केस स्टडी करना है। अब बिहार बोर्ड वालों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो दोनों बोर्ड के, सारे बोर्ड के बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे अपने अपने क्वेश्चन पेपर के लेवल के अनुसार, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सबके लिए है। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ऐसा मैनेजमेंट कोई नहीं है, मैनेजमेंट ऐसा कोई बना नहीं है जो बिना कोऑर्डिनेशन के चल सके। इसके लिए कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का आत्मा है कोऑर्डिनेशन। चलिए कोऑर्डिनेशन के बारे में समझते हैं। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहां तो बात क्लियर है। कोऑर्डिनेशन मींस बाइंडिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी को एक साथ मिला करके चलता है। जैसे सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, हर डिपार्टमेंट को, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस हो, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर के चलता है, क्योंकि all department had their common goal, and what are the common goal? Profit maximization. Profit maximization is the common goal, और इसी common goal के लिए सारा डिपार्टमेंट काम करता है। तब जाकर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव होते हैं। सारा डिपार्टमेंट एक ही लक्ष्य के लिए दौड़ेगा, एक ही लक्ष्य के लिए काम करेगा, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशंस का गोल अचीव होगा। और ये कैसे संभव है? कोऑर्डिनेशंस, हर डिपार्टमेंट के बीच में इंटरलिंक, हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशंस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसे कहेगा परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज कंसिडर्ड एज अ separate function of management in order to achieve harmony among individual effort toward accomplishment of goods। नहीं, गलती टाइप कर दियो भाई, टाइपर ध्यान रखना इस बात का, गोल्स, ताकि हमारे लक्ष्य प्राप्त हो सके। accomplish मतलब होता है अचीव करना, पूरा कर लेना। बुद्धि समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन मतलब है सारा डिपार्टमेंट मिलकर के काम करेगा, एक साथ मिलकर के काम करेगा फॉर वन कॉमन गोल, एक लक्ष्य के लिए। आइए फिगर्स थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैंने बीच में लिख दिया कोऑर्डिनेशन, और चारों तरफ मैंने फंक्शंस को लिख दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये डायग्राम ये बताता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ये कि आपस में ये लोग इंटरलिंक है। प्लानिंग इज इंटरलिंक विद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इंटरलिंक विद स्टाफिंग, स्टाफिंग इज इंटरलिंक विद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इंटरलिंक विद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग अगेन इंटरलिंक विद प्लानिंग। सब भैया अपने तालमेल के साथ चल रहा है। एक डायग्राम और बना सकते हैं, यहां पर हो गया परचेज, परचेज इंटरलिंक विद सेल, सेल इज इंटरलिंक विद मार्केटिंग, मार्केटिंग इज इंटरलिंक विद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इज इंटरलिंक विद फाइनेंस, एंड फाइनेंस इंटरलिंक्ड विद प्रोडक्शंस। ये भी एक डायग्राम बन गया, ये भी एक सेंस क्रिएट करता है किसका? कोऑर्डिनेशन का। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? तो कोऑर्डिनेशन कोई पूछेगा, रट्टा नहीं लगाना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब सर मिलजुल कर सारा डिपार्टमेंट एक कॉमन गोल के लिए जो चलता है, जो एक्टिविटी परफॉर्म होता है, वो कोऑर्डिनेशन है। और कोऑर्डिनेशन यार सीधा सा बात है, कोऑर्डिनेशन सुन के ही पता चलता है हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, मतलब हम दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है। यही तालमेल किसके बीच में रखना है? डिपार्टमेंट के बीच में रखना है। जब डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल अच्छा होगा तो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होगा, और कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट चलेगा। जहां कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वहां मैनेजमेंट नहीं चलेगा, वहां पर जब मैनेजमेंट नहीं चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव नहीं होंगे। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को भी थोड़ा समझ ले, जिससे और भी बातें हमें समझ में आएगी। चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बोले कि जिसको डेफिनेशन नहीं क्लियर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ ले और क्लियर हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट नहीं, सॉरी फीचर ऑफ मैनेजमेंट इतना करते करते मैनेजमेंट टाइप कर दिए लोग, कोऑर्डिनेशंस। खैर कोई बात नहीं, गलतियां होती है, हम जानते हैं कि आप माफ करोगे, हमने भी रीचेक नहीं किया दोबारा, ये मेरी भी गलतियां हैं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, नॉट मैनेजमेंट का दोनों पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, चलिए फटाफट देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सारे एफर्ट को एक साथ मिलजुल कर लेके चलने की क्षमता होती है कोऑर्डिनेशन में। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, एकता में ही बल होता है, इसको कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। मतलब सारे लोग मिलकर के एक कॉमन गोल के लिए फाइट आउट करेंगे, ठीक है। तो दोनों ऊपर में क्या है, इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, ऐड। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है सारे ग्रुप, मतलब जितने भी ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, सारे ग्रुप के कोऑर्डिनेशंस को एक साथ लेकर के चलता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब सारे को एक्शन को एक साथ लेकर चलता है,
तो एक साथ लेके चलने का मतलब सारे लोग जो काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, सबका मकसद, सबका गोल एक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस का गोल है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन हमेशा कॉन्टिन्यूसली होते रहता है, ये बंद होने वाला चीज नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का अपना, तुम्हें बताओ, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यस सर। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यस सर। अब मैनेजमेंट का आत्मा कोऑर्डिनेशन है, यस सर। तो क्या कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस बेसिस में नहीं चलेगा? यस सर। जब मैनेजमेंट चलेगा तो कोऑर्डिनेशन भी चलेगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ व्हाट मैनेजमेंट। कमेंट करो भाई, समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करो। नेक्स्ट 4th पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव इन नेचर। मतलब कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन एवरी मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जहां कोऑर्डिनेशन ना हो। अब परवेसिव मतलब जान गए हो आप, परवेसिव को मैंने क्या पढ़ाया था? परवेसिव मतलब प्रेजेंट, P फॉर परवेसिव एंड P फॉर प्रेजेंट, ऐसे याद रखना है। तो कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एट एवरी लेवल, एट एवरी डिपार्टमेंट। और 5th पॉइंट क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। यस माय डियर, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर का काम है सबको एक साथ लेकर के चलना। मैनेजर का काम है यूनिटी ऑफ एक्शन परफॉर्म करना। मैनेजर का काम है इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट करवाना। दिस ऑल द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर, नॉट सबऑर्डिनेट। मैनेजर का ये फर्ज है। एंड लास्ट पॉइंट 6, कोऑर्डिनेशन डेलिबरेट फंक्शन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेलिबरेट फंक्शन? डेलिबरेट फंक्शन मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति के मेहनत अकेले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं करता है। क्या बोला मैंने? किसी एक व्यक्ति का मेहनत किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद नहीं करता है। वो हर एक आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो सबके एक्शन को, सबके काम को साथ में लेकर के चलना, यूनिटी में लेकर चलना, एक साथ लेकर चलना, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। चलिए देखते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ मतलब अकेले से नहीं होगा, रादर इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। इट इज द एफर्ट ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑपरेशन इज अ वॉलंटरी एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय यहां पर अपना योगदान दे रहे हैं टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को, अकेले नहीं, एक दूसरे को। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट कोऑपरेशन ऑफ ग्रुप। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं हो सकता अकेले। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन तब होगा जहां पर ग्रुप एफर्ट लग रहा हो, जहां यूनिटी ऑफ एक्शंस की काम हो रहा है, जहां पर कोई एक सिंगल बंदा नहीं, सारे ग्रुप मिलकर के काम कर रहे हैं। तो दिस इज द फीचर्स एंड नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो चलिए एक बार फिर से देख लें मोटा मोटी। तो पहला क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, मिलकर काम करेंगे। कोऑर्डिनेट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस, एक साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों सेंस है कि वहां पर क्या है, पहला पॉइंट में है ना कि ग्रुप एफर्ट को एक साथ लेकर चलना। और कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सबका गोल एक होगा, कॉमन गोल। देखो यहां पर अंडरलाइन कर लिया, कॉमन गोल मतलब यूनिटी ऑफ एक्शंस। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट मतलब हर ग्रुप अलग अलग काम कर रहा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये सबको हम साथ लेकर चलेंगे। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कॉन्टिन्यूअस बेसिस तो समझ रहे हो, कॉन्टिन्यूटी में कोऑर्डिनेशन चलते रहेगा, बंद होने वाला चीज नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, समझ रहे हो कि कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जहां जहां मैनेजमेंट वहां वहां कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर मतलब ऑल मैनेजर हैज रिस्पांसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं है जो कोऑर्डिनेशन को फॉलो नहीं छोड़कर चलेगा, सबको लेकर के चलना। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, इसको एक ही शब्द में बोलना है कि एक अकेले व्यक्ति का एफर्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव होने में हेल्प नहीं करता है। यहां पर सारे लोग का एफर्ट रिक्वायर्ड है, सारे सबऑर्डिनेट का एफर्ट रिक्वायर्ड है। सब मिलकर एक यूनिट, एक कॉमन गोल के लिए फाइट आउट करते हैं, तब जाकर के हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स खत्म कर लिए, इंपॉर्टेंस में आते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? तो कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट। यहां पर एक व्यक्तिगत लोगों के एफर्ट को एक करने का काम करता है, डिपार्टमेंट के एफर्ट को एक कर, मतलब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, ये सब के एफर्ट को एक करता है। और मान लो ये व्यक्ति एक डिपार्टमेंट 1 में काम करता है, फिर ऐसे ही कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट 2 में काम करता है,
तो डिपार्टमेंट 1 प्लस डिपार्टमेंट 2 प्लस डिपार्टमेंट 3, मतलब हर एक व्यक्ति का एफर्ट प्लस हर डिपार्टमेंट का एफर्ट प्लस, ये सिग्निफाई करता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट एंड इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट. द नेसेसिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन अराइज due to the fact that individual and the department in an organization are interdependent. हमेशा हर डिपार्टमेंट अपने आप में अकेला नहीं है, हमेशा इंटरडिपेंडेंट रहेगा. जाहिर सी बात है, परचेज हमेशा फाइनेंस पे डिपेंड होगा. जब तक फाइनेंस सही से नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? परचेज नहीं, प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन हमेशा फाइनेंस पे डिपेंड करेगा. अगर प्रोडक्शन अच्छा से नहीं होगा, सॉरी फाइनेंस अच्छे से नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन, मार्केटिंग ऑलवेज डिपेंड अपॉन प्रोडक्शंस. मार्केटिंग अच्छा होगा तो सेल्स अच्छा होगा, तो ऑलवेज सेल ऑलवेज डिपेंड अपॉन मार्केटिंग. तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है. दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज के लिए टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज. द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अराइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. अब चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के कुछ पॉइंट्स उसको देख लेते हैं. कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ ग्रोथ इन साइज. ग्रोथ इन साइज मतलब जितना बड़ा डिपार्टमेंट उतने ज्यादा लोग. मेरी बातों को सुनो यार, इतना लंबा चौड़ा पढ़ोगे, आराम से पढ़ लेना, तुम्हारे पास समय है, बढ़िया से पढ़ लेना, लेकिन मेरी बातों को सुनो. कोई पढ़ेगा नहीं, मेरी बातों को सुनेगा. ग्रोथ इन साइज मतलब जैसे जैसे डिपार्टमेंट बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास एक चैलेंज रहेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो बढ़ रहे हैं उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करके लेकर के चलना. ग्रोथ इन साइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है. ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है मतलब यहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज के नंबर्स भी बड़े हो रहे हैं और सारे एम्प्लॉयज को एक साथ कोऑर्डिनेट करके लेकर के चलना कोऑर्डिनेशन का काम है. उसी तरह फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट हैव देयर डिफरेंट एक्टिविटी, देयर हैव देयर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी. क्या हमारे बात पर आप सहमत हो? कमेंट करो. Different department have their own objective, policy and strategy. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना स्ट्रैटेजी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना स्ट्रैटेजी है, सेल्स डिपार्टमेंट का अपना स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजमेंट का अलग स्ट्रैटेजी है. ऑल डिपार्टमेंट हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी, बट दे नेवर कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में विवाद नहीं करते. वो लोग क्या करते हैं? ऑल डिपार्टमेंट have their own objective, उनका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना पॉलिसी होता है, लेकिन वो लोग आपस में तालमेल बना करके इंटरलेट होकर चलते हैं. इसीलिए लिखा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब हर डिपार्टमेंट का काम करने का अलग अलग रूप होता है, रेखा होता है, लेकिन वो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं. प्रोडक्शन अपने ढंग से काम करेगा, सेल्स अपने ढंग से काम करेगा, लेकिन मिलकर अपने इंटररिलेटेडनेस को शो करेगा, मिलकर चलेगा. काम अपने मर्जी से करेंगे. दो भाई है, मान लो दो भाई है, हम लोग 3 भाई हैं. मान लो मेरा नेचर अलग, मेरा भाई का नेचर अलग, मेरा एक भाई और है उसका नेचर अलग. हम लोग का नेचर अलग है, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन जब बात आ जाएगी घर पर, जब आ जाएगी बात घर पर, जब बात आ जाएगी परिवार पर, तो हम लोग मिलकर साथ देंगे, मिलकर काम करेंगे. अब इससे तो समझ गए होगा, और स्टेटमेंट जो लिखा हुआ पढ़ लोगे तो और समझ में आ जाएगा. तो ये है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. देखो ना, ऑल डिपार्टमेंट हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, सो देयर मे अराइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव मे बी टू इंक्रीज सेल्स बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, बट इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस. काम करने का नेचर अलग है, लेकिन एक दूसरा डिपार्टमेंट अपने में सपोर्ट करेगा. ऑल डिपार्टमेंट हैड देयर वर्किंग स्ट्रेटजी डिफरेंट, बट दे हैव इंटररिलेटेडनेस. वो लोग मिलकर काम करेंगे. प्रोडक्शंस देखो, एग्जांपल समझो. हमें प्रोडक्शंस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिस्काउंट करवा देंगे. मतलब डिस्काउंट करवा देंगे मतलब ऑफर निकाल देंगे. फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं, हम एडवर्टीजमेंट करवा देंगे कि भैया मेरा सामान जो बिक रहा है, कोई भी सामान एक्स बजट जो बिक रहा है वो 30% डिस्काउंट में बिक रहा है. 30% पे डिस्काउंट करने का, प्रचार करने का काम किसका है? एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का है, जिसको मार्केटिंग कहते हैं. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वो अनाउंस करे कि हम 30% का डिस्काउंट डाल रहे हैं. जैसे 30% का डिस्काउंट मार्केट में डिस्प्ले होगा,
लोग आपके पास आएंगे गुड्स को खरीदने के लिए, और जैसे ही लोग आपके पास आएंगे गुड्स खरीदने के लिए, वैसे ही आपको प्रोडक्शंस को रेज करना होगा, प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना होगा। तो आप देखा मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प किया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एडवर्टाइज कर दिया कि सर 30% डिस्काउंट में दे रहा हूं, आ जाओ मेरी दुकान में खरीदना है। इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने लगे, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा कि नहीं होगा। कमेंट करो, कमेंट करो, बढ़ाना होगा कि नहीं होगा, यस या नो। इफ यस तुम समझ गए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन तुम्हारा क्लियर हो गया। चलो थर्ड क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको तो एक शब्द में मैं खत्म कर दूंगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब आपके पास जो रॉ मटेरियल है उसका पूरा आपने यूज कर लिया, मतलब आई थिंक 95%। सर 5% कहां गया, 5% इज अ नॉर्मल वेस्टेज। 5% क्या हो गया, नॉर्मल वेस्टेज। और नॉर्मल वेस्टेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है, मतलब इसका इफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर नहीं पड़ता है। दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन, एंड मिनिमम कॉस्ट क्यों हुआ, ड्यू टू मिनिमम बोलो वेस्टेज। जब वेस्टेज कम होगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एंड देन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। कारण जब कॉस्ट कम होगा तो लोग आपके पास आएंगे आपका प्रोडक्ट खरीदने, जब लोग आपके पास आएंगे आपके पास प्रोडक्ट खरीदने तो आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, यस या नो। कमेंट कर दो मेरे भाई। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसको कहते हैं कि आपने रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल कर लिया, मतलब आप 100% में 95% यूज कर दिए, 5% वेस्टेज हो गया, चलेगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 95% यूज कर दिए, 5% छोड़ दिए मुन्ना, ये नॉर्मल वेस्टेज है। नॉर्मल वेस्टेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब नॉर्मल वेस्टेज होगा मतलब मिनिमम वेस्टेज होगा तो मिनिमम कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट का दाम कम होगा। जब मिनिमम कॉस्ट होगा तो प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बार रिपीट होगा, ये पॉइंट अभी बता दे रहा हूं, बार ये पॉइंट रिपीट होगा, चैप्टर 3 में रिपीट होगा, चैप्टर 4 में रिपीट होगा। इसलिए इस पॉइंट को तो कम से कम दिमाग में बैठा के ही रखना, क्योंकि यही बात मैं बाद में ही समझाऊंगा, कुछ नया चीज मैं नहीं लाऊंगा, यही बातें रिपीट होंगी। और लास्ट में क्या है मेरे भाई, कुछ छोड़ के रखे हो मेरे लिए? यस सर, आपके लिए छोड़ के रखे रिकॉन्सिलेशंस ऑफ गोल्स। रिकॉन्सिलेशन ऑफ गोल्स ये भी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस में। ऑल इंडिविजुअल हैव देयर ओन गोल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू देम दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हर व्यक्तिगत लोग का अपना गोल होगा जो कि टारगेट करेगा ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को। मेरा गोल है अच्छे से काम करना, तो मेरा गोल कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस के गोल से मैच करना चाहिए। ऑल इंडिविजुअल हैव देयर ओन गोल दैट शुड बी ए फोकस्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वही हमारा लक्ष्य होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होगा वो हमारा लक्ष्य होगा। Coordinations help to reconcile the employee goal with the departmental and organizational goal। कभी कदार क्या होता है ना, हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग प्राणी हैं। जब एम्प्लॉय अपने गोल से भटकता है, एम्प्लॉय भटका मतलब डिपार्टमेंट उसका भटक गया, तो उसको रिकॉन्साइल करते हैं। रिकॉन्साइल मतलब जगह पर लाते, फिर से उसको ठोक बजा करके बोलते हैं ना बेटा तू इस रास्ता में चलो। बाहुबली मूवी देखे थे जहां पर बहुत सारा क्या हुआ था, बैल का झुंड दौड़ करके आया था। वो वाला सीन देखे थे जब देवसेना के राजमहल पर अटैक कर दिया था एनिमी, तब बाहुबली वहां पर सुरक्षा प्रदान कर रहा था बीइंग एज अ कॉमन मैन। एक बैल का झुंड दौड़ करके भाग रहा था, उसके सींग पर आग जल रहा था। एक बैल क्या हुआ था, झुंड से भटक करके देवसेना की ओर आ रहा था, तभी बाहुबली ने उसे पकड़ा, बोला बेटा तू डायरेक्शन से भटक रहा है, और उसका सींग को पकड़ करके ऐसे खींच दिया। बाद में वो बैल सही डायरेक्शन में मूव ऑन कर लिया। तो इसको कहते हैं रिकॉन्साइल करना, तुम जिस रास्ता में चल रहे हो उसी रास्ता में लाना, ठोक बजा करके। तो दिस इज कॉल्ड द रिकॉन्सिलेशंस ऑफ गोल। गोल से भटक गए हो तो तुमको रिकॉन्साइल करके तुम्हारे गोल्स के ओर पहुंचाना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ
कोऑर्डिनेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हमने क्या पढ़ा, पहला ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ेगा वैसे जैसे एम्प्लॉय का नंबर बढ़ेगा, सबको मिला के रखो। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना गोल, ऑब्जेक्टिव्स, अपना स्ट्रेटजी रहेगा, तब पर भी वो आपस में इंटररिलेटेड रहेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शंस, और मिनिमम कॉस्ट क्यों हुआ, ड्यू टू मिनिमम वेस्टेज। रिकॉन्सिलेशन ऑफ गोल ठोक बजा करके सही करो। और सारे चीज, अब चलो यहां पर क्या हो गया, टॉपिक का द एंड हो गया, मतलब फिल्म खत्म हो गया। मतलब यहां पर आपका चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म, स्वाहा, द एंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करिएगा सर, नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड केस स्टडी करेंगे। पढ़ के आना तुम लोग पढ़ के आओगे कोऑर्डिनेशन, तो केस स्टडी करने में मजा आएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ के आएगा वो केस स्टडी में मजा नहीं ले पाएगा। और चैप्टर हो गया खत्म, इसके लिए मैंने एक माइंड मैप लाया है। एक बार इस मैप को देख लीजिएगा तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसको कहते हैं माइंड मैप। देखो बी साइड में लिखा हुआ क्या है, माइंड मैप। ये माइंड मैप है, माइंड में मैप बना लो। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे तो माइंड मैप और दिखेगा अच्छे से, और छोटा करना पड़ेगा सर, यस, तब माइंड मैप पूरा आ जाएगा। यस, माइंड मैप आ गया। अब यहां पर देखो कैसे मैनेजमेंट बीच में है। मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट किससे किए थे, जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट से। फिर कैसे स्टार्ट किए थे, कैरेक्टरिस्टिक से। तो पहला ये हो गया कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे नेचर से, आगे बढ़े थे, तो ये फोर्थ नेचर हो गया। नेचर के बाद कहाँ आए थे, लेवल पे। किधर है भैया लेवल, यहाँ पर है फिफ्थ। लेवल के बाद कहाँ आए थे, फंक्शन पे। तो फंक्शन कहाँ गया, फंक्शन कहाँ गया, फंक्शन क्या गया, सॉरी 1 2 ऑब्जेक्टिव के बाद फोर्थ आपका नेचर नहीं, 4 आपका इंपॉर्टेंस है। 4 5 को काटो, 4 आपका क्या है, इंपॉर्टेंस है। 5th आपका नेचर है, 6th आपका लेवल है, और 7 आपका फंक्शन है। फंक्शन कहाँ गया मेरे भाई, चलो 7 फंक्शन है, और 8 फंक्शन के बाद 8 क्या है, कोऑर्डिनेशन है। देखो पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज हो गया। मैनेजमेंट का पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। रिवाइज हो गया। वैसे मैनेजमेंट 2 क्या फीचर, व्हाट आर द फीचर ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटीन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबल फोर्सेस। रिवीजन हो गया। ये हुआ चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। ये बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले बोर्ड वाले, कोई भी बच्चे इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। हर चैप्टर खत्म होने के बाद हम माइंड मैप जरूर देंगे। उस माइंड मैप को आप तब यूज करिएगा जब आप पूरा चैप्टर खत्म कर लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। अब हमें रिवीजन करना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में 3 चीज, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। अब माइंड में देख लेना, ये रिकॉल करना, सर्वाइवल क्या था, ग्रोथ क्या था, प्रॉफिट क्या था। फिर जाकर के हम 4th पॉइंट में इंपॉर्टेंस को अगर रिकॉल करना चाहेंगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, help in achieving group goal, increase efficiency, create a dynamic organizations, help in achieving personal objective, help in development of society। फिर अगर हम रिकॉल करने जाएंगे नेचर को, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। आर्ट्स में क्या क्या पॉइंट है वो देख लेंगे, साइंस में कौन कौन पॉइंट है, प्रोफेशन में कौन कौन पॉइंट है वो देख लेंगे, रिकॉल हो गया। कोऑर्डिनेशन के फीचर और इंपॉर्टेंस पढ़े, पॉइंट को रिकॉल कर लेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, टॉप, मिडिल, लो, रिकॉल कर लेंगे। तो ये माइंड मैप है जिसमें क्या होता है, एक बार देखे और पूरा चैप्टर स्वाहा। तो माइंड मैप इसलिए लाए हैं ताकि आप कुछ जज्बा लाओ कि चैप्टर खत्म होने के बाद आप इसको कवर करो और अपने आप को टेस्ट करो कि क्या माइंड मैप को पढ़ने के बाद तुम्हें टॉपिक याद आ रहा है, याद आ रहा है। अगर नहीं है जवाब, अगर जवाब नहीं आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, तो बेटा पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, सही ढंग से पढ़ो, जाकर फिर से चैप्टर को पढ़ो, फिर से वीडियोस को देखो, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग करते हैं सेशंस को द एंड। तो आपको बोलेंगे थैंक यू, ताकि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ प्रेकेडमी के साथ आप जुड़े रहे, तो इसके लिए तहे दिल से थैंक यू। कमेंट जरूर कर दें, कमेंट्स का बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम बार बार कहा जा रहा है मेरे पास, मेरे द्वारा कि academy@class12 टेलीग्राम है, चैनल है, इसमें जरूर जुड़े। हमारे पास व्हाट्सएप नंबर भी है 7050116782। कोई बच्चा पर्सनली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके किसी चीज को पूछना चाहता है तो पूछ भी सकता है,
ठीक है। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा, आपको ऑर्डर नहीं दे सकता, कि आप हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्रैकेडमी को सपोर्ट प्लीज करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी वीडियोस और हम लाते रहेंगे। हम तो करते रहेंगे मेहनत, तुम सब्सक्राइब करोगे ना करो, हम करते रहेंगे मेहनत, हम होंगे एक कामयाब एक दिन। खैर, आपका प्यार तो जरूरी है, इसीलिए रिक्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि फ्री लेवल पर मैं मेहनत कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियोस अगर ज्यादा शेयर होगा तो बच्चों तक पहुंच पाएगा, जो बच्चे फ्री में कुछ ज्ञान ले पाए। अगर एक बच्चा भी सफल होता है भारत के किसी कोने में, कोई, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के सारे कोने के बच्चों जो कॉमर्स स्ट्रीम में, अगर एक बच्चा भी सफल होता है तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हमारा ये जो मेहनत है ये सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हम करेंगे केस स्टडी, तो पढ़ के आइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए प्रैकेडमी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। मेहनत करते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर देना।